जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू है, तो ऐसे में आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना चाहिए। और 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। पहली बात, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और वैसे टॉपिक को अवश्य पढ़ें जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र ज़रूर देखें। ये 3 काम ज़रूर करिए। आज का जो क्लास है वह है ज्योग्राफी का। आपको पता है बिहार पुलिस में ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक ठाक संख्या में। तो इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का पार्ट 1 दिया था। यह जो है वह ज्योग्राफी पार्ट 2 है। तो इसको देखिए और एंजॉय करिए। इसमें 50 प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो ये तो हुई बातें PDF के बारे में और कुछ जानकारियाँ। अब जो है वह क्लास को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न, प्लूटो को, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ईजी हैं, तो कुछ लोग ज्ञान कृपया करके मत दीजिएगा कि इतना ईजी पूछता है। अगर आप पहले एग्ज़ाम दिए हैं तब आपको पता होगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ही जटिल पूछता है। 100 में 50 प्रश्न जो होते हैं वो बिल्कुल सामान्य स्तर के होते हैं जो अमूमन सभी लोग कर लेते हैं, और 50 के बाद 30 ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा होता है, और उसके बाद 20 जो प्रश्न होते हैं वह लेवल और अच्छा होता है। ये 3 तरीके का क्वेश्चन होता है। तो 50 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य लेवल के होते हैं, और रिजल्ट आपका कहाँ रुकता है पता है? जो इजी लेवल वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग गलत करते हैं तभी आपका रिजल्ट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसको सही करते हैं और आप इजी वाला ही गलत कर दिए, और जो टफ है उसमें अगर सही भी कर लिए 2 4 5 तो क्या कर लिए, जब इजी वाला गलत कर दिए तो रिजल्ट आपका कहाँ से होगा? तो कुछ प्रश्न इजी होंगे, उनको भी करना है, रिवीजन के तौर पर देखना है। पहला प्रश्न, चलिए, प्लूटो को किस ग्रह की सूची में रखा गया है? तो प्लूटो यानी यम जो था वह 9 ग्रह था। जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो 9 ग्रह होते थे। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो 8 ग्रह आप लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है 8। प्लूटो यानी यम 9वां ग्रह था। यह जो है बौने ग्रह की श्रेणी में अब है। किस ग्रह की श्रेणी में? बौने ग्रह की श्रेणी में। तो ये प्रश्न बना है, ध्यान दीजिए। चलिए, पार्थिव ग्रह के उदाहरण है। पार्थिव ग्रह में आएंगे आपके 4, और 4 जो है वो बाह्य ग्रह में आएंगे। पार्थिव ग्रह में कौन कौन आएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से जो 4 ग्रह हैं आपको मैं बताया हूं कि सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो है वह पार्थिव ग्रह हैं। ये चट्टान के हैं, ठोस के हैं। और इसके बाद जो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 यह बाह्य ग्रह हैं, या बृहस्पति ग्रह हैं, या जोवियन क्लब के ग्रह हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 2 बातें हैं, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, और ये पृथ्वी, ये कौन? पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के साथ हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये 4 हैं। बाह्य ग्रह आपको मैं बता ही दिया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4। तो प्रश्न संख्या 2 और 3। अच्छा, इसमें कैसे पूछता है? निम्न में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और अरुण। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है वह पार्थिव ग्रह में आता है, तो ध्यान देना है, समझिएगा। चलिए, उसी प्रकार से बन सकता है, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, और दे देगा शनि। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो, प्रश्न संख्या 4, शुद्र ग्रह पाया जाता है। शुद्र ग्रह, ये भी बढ़िया प्रश्न है कि शुद्र ग्रह की जो पट्टी है वह कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ध्यान से जरा सा समझिएगा। ये सूर्य है बच्चों, सूर्य के बाद आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। अब आता है फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों पार्थिव ग्रह और ये चारों जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। इन्हीं दोनों के बीच में एक पट्टी है जो शुद्र ग्रह की पट्टी कहलाती है। तो कौन सा है?
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये मंगल हो गया, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बृहस्पति हो गया, ठीक ना। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में ही जो है वह कौन सा ग्रह है, शुद्ध ग्रह की पट्टी है। तो यहीं से प्रश्न पूछता है कि शुद्ध ग्रह पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा शनि और अरुण के बीच में, पृथ्वी बृहस्पति के बीच में। तो आपको क्या ध्यान देना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में इसकी पट्टी है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न बनेगा। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह ये वाला है बृहस्पति, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा आपका कौन हो गया, सबसे छोटा हो गया आपका बुध, और सबसे बड़ा आपका हो गया बृहस्पति। घनत्व के अनुसार सबसे कम घना, तो देखिए सबसे कम घना है शनि, शनि जो है वह सबसे कम घना है, इतना कम घना है कि इसको पानी पर भी तैराया जा सकता है, पानी पर भी तैर सकने वाला ग्रह। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, पानी पर भी तैर सकने वाला ग्रह, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पृथ्वी मारेंगे कि पृथ्वी पर इतना पानी है, लेकिन गलत हो जाएगा। पानी पर भी तैर सकने वाला ग्रह जो है वह शनि है, क्योंकि यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जा सकता है, तो अगर घुमाए क्वेश्चन को तो तिलमिलाना नहीं है। अब जो रटुआ मास्टर से जो पढ़ेंगे तो वो तो तिलमिलाएंगे ही ना। अब कुछ मास्टर को देख रहे हैं कि रटुआ तोता बना दिए है बच्चों को। देखिए रटवाया कब जाता है, जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक हो, सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हों, तो उस स्थिति में आप रटवा सकते हैं रिवीजन के तौर पर। अब आप तैयारी ही रटवा के कराइएगा तो तोता ही बच्चा बनेगा ना, नौकरी कहाँ से लेगा वो। रट के कितना कॉन्सेप्ट, जहाँ अगर आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा लिया यू टर्न, चकरिया के बाबू गिरोगे। इसीलिए कहते हैं कि रटुआ लोगों से बचिए। रटिए कब, जरूरी है, कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट से नहीं याद होगा, जैसे कोई डाटा है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ डेट हैं, तो उतरना पड़ेगा। लेकिन अब सब चीज़ रट ही जाइएगा और एग्जामिनर अगर थोड़ा सा आप रटे, एग्जामिनर हटा लिंक से, मामला फिनिश। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, जरूर करिए। तो शनि जो है वह पानी पर भी तैर सकता है। सबसे घना ग्रह, तो सबसे घना ग्रह जो है वह अपना पृथ्वी है, सबसे ज़्यादा घना पृथ्वी। चलिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक, तो सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, तो बुध हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक, और सबसे दूर पूछ दे तब तो हो जाएगा वरुण। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति शनि अरुण, सॉरी बृहस्पति इधर है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर वरुण। चलिए सूर्य से सबसे दूर, इसके हमने अभी चर्चा कर लिया, तो वरुण, इसी का नाम नेपच्यून भी है। द्रव्यमान के अनुसार सबसे कम द्रव्यमान, तो सबसे कम द्रव्यमान इसी का है, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है, सबसे कम द्रव्यमान बुध का ही है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक द्रव्यमान आपको पता है सबसे बड़ा है ना बृहस्पति, तो सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति। देखिए क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो ऐसे सारे प्रश्न संभावित जो है वो हम इस वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूँ। परिक्रमण काल के अनुसार सबसे कम समय में परिक्रमण करने वाला, परिक्रमा मतलब क्या होता है, किसी चीज के घूमना। तो अब देखिए चूंकि सबसे नजदीक ही है तो सबसे जल्दी यही ना मार लेगा लपेटा जी। देखिए कैसे करेगा, ये आएगा, ये इतने जल्दी मार लेगा, इसको यहाँ बाबू, इसको और यहाँ, आई रे भाई, ये चलेगा तो आओ तेरी की, या और ये इसके लिए जगह नहीं बच रहा है, यह स्थिति हो जाए। तो सबसे कम समय में ये, और सबसे ज़्यादा समय पूछे तो दूर वाला। ये सब तो कॉमन सेंस की बात है। आप बस याद रखेगा सुप्रीम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुसुप्रीम लिख लीजिए, बुसुप्रीमा, यहीं से चलिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और उसके बाद चलिएगा वृषभ, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब ये याद हो जाएगा तो सब आप याद कर लीजिएगा, दूरी सब याद कर लीजिएगा।
हाँ, तो सबसे ज़्यादा समय में भरोगे। अब परिभ्रमण काल मतलब कि अपने लपेटा मार देना, अपना घूम जाना। जैसे ये इसका ये अंगुली को घूम रहा है तो ये परिक्रमा कर रहा है ना। और ये पेन जो है, ये देखिए ये वाला पॉइंट देखिए इधर है, और ये ऐसे ऐसे घूम लिया, ये अपने घूम लिया, तो ये हो गया परिभ्रमण, भ्रमण कर लिया। तो परिभ्रमण कौन करेगा? जो सबसे तेज चलेगा। तो परिभ्रमण सबसे ज़्यादा कम समय में करेगा बृहस्पति। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गया। बृहस्पति सबसे तेज परिभ्रमण करता है, इसका मतलब सबसे तेज चलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तब भी बताइएगा बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा समय में, तो सबसे ज़्यादा समय में शुक्र, दूसरा नंबर वाला, ये सबसे ज़्यादा समय लेता है अपना ही घूमने में, अपने ही घूमने में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए 17 नंबर, अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ। अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है अरुण, इतना झुका हुआ है कि इसको कह दिया जाता है कि लेट गया है। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन यहाँ से और बना देता है कि भैया लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? पढ़ तो आप बहुत रहे हैं, तो लेटा हुआ ग्रह, तो बताइएगा कि अरुण जो है इतना झुक गया है, इतना झुक गया है कि लगता है कि एकदम लेट गया है। लगेगा ना, जब अपनी अक्ष पर चलेगा तो लगेगा कि लुढ़क के चल रहा है। जैसे गेंद को आप लीजिए तो ऐसे लुढ़का दीजिए तो लगता है कि लुढ़क के चल रहा है। तो इतना अपनी अक्ष पर झुक गया है, एकदम लेटा हुआ ग्रह हो गया है। पृथ्वी कैसे है? ऐसे है, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमती है ऐसे। और जो अरुण ग्रह है वह बिल्कुल ऐसे लेट गया है। ये जब घूमता है ना तो ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए लगता है कि लुढ़क रहा है। तो लुढ़कने वाला ग्रह अरुण, लेटा हुआ प्रतीत होने वाला ग्रह अरुण, सबसे ज़्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ ग्रह अरुण। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना है, किस चीज़ का बना है भैया? तो निकेल और फेरस का बना है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, इसको मैं मिटा दूं, वैसे भी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, इतना मिटाने से क्या फायदा, हाथ गंदा कर रहे हैं। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल और फेरस का बना है। किसका? निकल और फेरस का। सबसे पहले किसने यह बताया कि पृथ्वी जो है वह गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है? पृथ्वी जो है वह गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। जैसे ये मान के चलिए आकाश है और इसमें ये लटका हुआ है स्वतंत्र रूप से, ऐसे ऐसे लटका हुआ है। ये किसने बताया? तो ये पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी नारंगी की भांति गोल है। नारंगी जान रहे हैं ना? हाँ, नारंगी। तो नारंगी की भांति गोल है, ये बताया था न्यूटन ने, ध्यान दीजिएगा। नाशपाती, अच्छा कोई फल छोड़े नहीं है लग रहा है ये लोग, कोई सेव कोई नाशपाती। तो नाशपाती की तरह बताया है जेम्स जीन ने। किसने? जेम्स जीन ने। नारंगी न्यूटन, ना से नारंगी और ना से न्यूटन। अब ये मत कहिए कि ना से नाशपाती, नारंगी न्यूटन याद रखिएगा। किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है? किसने? कि जो कहा कि सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उनका जो मार्ग है वो दीर्घ वृत्ताकार, मतलब बहुत दूर से जाके वो वृत्त का निर्माण करते हैं। तो ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने बताया था। तो ये केपलर नहीं, ये भी बताया था मार्ग के बारे में भी। पृथ्वी के गहराई में जाने पर तापमान क्या होता है? तो गहराई में अगर जाते हैं तो तापमान बढ़ेगा। अब ऊपर जाएंगे पृथ्वी से तो तापमान घटेगा। अब कैसे याद रखेंगे? अब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो हिमालय मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर तक, तो हिमालय पर बर्फ़ जम जाता है। जमल है कि नहीं जमल है? तो कैसे जमल है भाई? तो इसलिए जमल है कि तापमान कम है ऊपर, और नीचे वाला बोल रहे हैं कि सब तापमान ज़्यादा है। कैसे? तो आप देखते होंगे कि ज्वालामुखी जो है वह अंदर से निकलता है पिघल के। तो भाई अंदर तापमान ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, इस वजह से पिघल रहा है ना, और पिघल के निकल रहा है ना। अब तापमान का प्रभाव पड़ता है दाब से भी। जब दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल तो डिटेल में मैं कराऊंगा, यहाँ बस समझाने के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए, कितना पर बढ़ता है? तो 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, यानी 1 सेंटीग्रेड बढ़ेगा। हाँ, चलिए 24 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? बहुत हल्का लोलीपॉपवा प्रश्न है, तो 71%। पृथ्वी की ऊंचाई अधिकतम, तो 8850 मीटर। अधिकतम ऊंचाई मैंने कहा
क्या समझ ला? अधिकतम ऊंचाई क्या समझ लो? बोला अधिकतम ऊंचाई आप ये समझें कि पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी पर कोई भी धरातल नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, फिर हवा है। कहने का मतलब है, देखिए ये पृथ्वी हो गया सरफेस, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग पता है ना कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद कुछ नहीं है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पढ़े है ना। इसके बाद हवा मिलेगा। तो सबसे ऊंचाई पृथ्वी की आखिरी ऊंचाई 8848 मीटर या 50 कह लीजिए, बाद में मापा गया है तो 50 भी देता है, किसी किसी बुक में 48 देता है। तो पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट 8800 पर। अब सबसे अधिकतम गहराई हो, गहराई बताओ बाबू। अगर पूछ दे लोग को कोई तरह से कि सबसे गहराई, तो बताइएगा 11,022 मीटर गहरा, और सबसे ऊंचाई पूछ दे तो बताइएगा 8850 मीटर ऊंचा। अब पूछ दे कि पृथ्वी पर बताइए गहराई और ऊंचाई के बीच अंतर कितना होगा, तो जोड़ दीजिएगा, तो बताइएगा लगभग 20 किलोमीटर। कितना? लगभग 20 किलोमीटर। मेरियाना गर्त है सबसे गहरा। भूसन्नति का सिद्धांत, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और देखिए याद कर लीजिएगा इसको, भूसन्नति का संबंध ये किसने दिया था? भूसन्नति का सिद्धांत तो कोबर ने दिया था। किसने? कोबर। याद रखिएगा। कैसे याद होगा? भूसन्नति मतलब भूसा, भूसा याद रखिएगा, और कोबर मतलब गोबर। अब घर पे माता जी या दादी कोई गोईठा बनाती होंगी, जो हमारे अपने आसपास के होंगे गोईठा जानते होंगे, उपला भी कहते हैं कहीं कहीं, जिससे गांव में खाना वाना बनाया जाता है। भाई सब लोग गांव के ही होंगे, अपन तो बिहारी हैं ही हम लोग, तो हम लोग को तो पता होगा ही। तो उसमें गोबर में भूसा लगा करके और फिर गोईठा या उपला जो भी बनाया जाता है। तो याद करिएगा, भूसन्नति मतलब भूसा और कोबर मतलब गोबर। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने दिया था, ऐसे याद कर लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर ने दिया था। किसने? वैगनर ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, ये दिया था हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिकी हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का तो विल्सन, किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, ये पूछ रहा है। तो विल्सन ने सिद्धांत दिया था। किसने? प्लेट विवर्तनिकी तो हैरी हेस, और शब्दावली का प्रयोग तो विल्सन, टूजो विल्सन। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, याद करने वाला प्रश्न है, तो जॉर्डन नदी घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी है, ध्यान दीजिएगा। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अच्छा, सिस्मोग्राफ मत मार दीजिएगा, अगर पूछ दे एग्जाम में सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल ऐसे पूछे तो समझिएगा। अध्ययन, लॉजी माने अध्ययन होता है, और ग्राफ मतलब उसको दर्शाया जाता है, रिक्टर स्केल से उसको मापा जाता है। भूकंप जो दर्शाया जाता है तो ग्राफ पर दर्शाएंगे, मापेंगे रिक्टर स्केल से। अब भूकंप का अध्ययन तो सिस्मोलॉजी, तीनों चीज ध्यान दीजिएगा। भूकंपीय, देखिए आ ही गया, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है? किस चीज से? तो सिस्मोग्राफ पर ही उसको रेखांकित किया जाता है, समझ गए? रेखांकित करते हैं सिस्मोग्राफ पर। चलिए आगे। भूकंप के उद्भव स्थान, उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? तो उसका केंद्र कहते हैं, जहां उद्भव होता है भूकंप का केंद्र कहते हैं। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी ये है, और पृथ्वी के नीचे धरातल में, पृथ्वी ऐसे नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ये मान के चलिए मिड में यहाँ पर भूकंप आया, तो पृथ्वी के ठीक सामने वाला ये जो केंद्र है धरातल, सरफेस, ये तो अंदर हो गया, ये सरफेस जो है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। रिएक्टर स्केल, जिससे भूकंप को मापते हैं, इसका आविष्कार कब हुआ था? वही 1935 में। और 1935 में और क्या हुआ था पता है आपको कुछ? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। वलित पर्वत यानी फोल्ट माउंटेन के उदाहरण, तो वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका ये हो गया और दक्षिण अमेरिका ये हो गया, तो दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट 8848 कह लीजिए या 50 कह लीजिए। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर
वही अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वाला है ना, अफ्रीका। ये जो भारत के जैसा है, भारत यहाँ है और अफ्रीका यहाँ है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर तो किलिमंजारो, यह तंजानिया में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत तो एंडीज है, आपको अभी मैं बताया हूँ। विश्व सबसे पुराने वलित पर्वत कौन है, तो भारत में अरावली जो है सबसे पुराना वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची शिखर, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर जो है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी, अच्छा कुछ मिट्टी हवा द्वारा उड़ा करके लाई जाती है, और बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं। जब आप रेगिस्तान में और कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी बालू का टिब्बा बना रहता है, जिसको लोएस्ट नहीं, लोएस्ट भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन लोएस्ट याद रखिएगा, ये लिख देता हूँ मैं, लोएस्ट दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोग को, तो याद रखिएगा, तो उसको लोएस्ट कहते हैं, लोएस्ट या लोएस्ट। चलिए, चूने पत्थर के चट्टान से घुलने से निर्मित मैदान को, तो चूना पत्थर के चट्टान से घुलने से निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहते हैं। हिम के जमाव के कारण, तो हिम है तो आप जाने जाएंगे ग्लेशियल मैदान कहेंगे। पवन द्वारा निर्मित, अभी हमने बताया कि पवन द्वारा निर्मित मिट्टी और या बालू से, तो उसको लोएस कहते हैं, लोएस छत्र या इनसेल वर्ग कहेंगे, दोनों चीज। गार्ज का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो जब गार्ज नदी युवा अवस्था में होगा तब गार्ज का निर्माण करता है, ताकत होता है ना, युवा में किसी युवा में भी ताकत होता है तो गार्ज बनाता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिब्बा को क्या कहते हैं, तो मरु टिब्बा कहते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीला को मरु टिब्बा कहते हैं। किस वन में चौड़ी पट्टी वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन में चौड़ी पट्टी वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। कहाँ, पर्वतीय वन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 50 प्रश्न हैं, और मैं हर बार कहता हूँ इतने कम समय में इतने अधिक प्रश्न, और वो भी प्रश्न जो है वह एग्जाम ओरिएंटेड A1 क्वालिटी का प्रश्न। जब एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर क्या चीज़ दिए हैं आप, है ना। वैसे मैं फेंकता नहीं हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। भाई फेंकेंगे तो फिर लाना हम ही को पड़ेगा, तो इसलिए बहुत कम फेंकते हैं, और इसलिए जो भी कंटेंट देते हैं दमदार और काम लायक। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई डाउट, तो ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।